फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो लास्ट क्लास में हमने चार्ज के बारे में देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। हमने चार्ज की कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। कहा था कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर की जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म शो करता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। फिर हमने देखा था कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह चार्ज कंजर्वेशन देखा था। ठीक है, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, नहीं क्रिएट किया जाता है, चार्ज सेम होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो चार्ज की, वो हमने बात की थी, कितनी होती है, Q इज इक्वल्स टू NE। मतलब जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इस टर्म्स में करेगा। जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर गया और E, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है, ये हमने देखा था। तो जैसे मान लो इफ कोई हमारे पास, इफ एनी मटेरियल हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, if any material has 10 electrons, then what will be the charge? Then चार्ज कितना होगा, तो मैंने बोल दूंगा चार्ज बराबर n इंटू ई, वेयर n ए कितना हो गया, देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी मटेरियल पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण कितना चार्ज होगा, इतना। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि एक मटेरियल है मेरे पास और उस मटेरियल पर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, कितने हैं, अगर मैं बोलूं आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10⁻20, ठीक है, देन फाइंड द चार्ज, हमें चार्ज बताना हो उस पर। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हमने देखा था यहां पे Q बराबर NE क्वांटाइजेशन, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है, कितने हैं, 10⁻20 है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻20 इंटू एक इलेक्ट्रॉन की मतलब चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना हो गया, 1.6 इंटू 10, ठीक है, 10⁻⁻19 और 10⁻20 बच गया 10⁻1 कूलम, दैट मीन्स 16 कूलम चार्ज आ जाएगा। आप सोच रहे हैं, मतलब समझ के देखो इसको, 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, तो इतना चार्ज है। दैट मीन्स कूलम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। 1 कूलम की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बोलूंगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो 1 कूलम चार्ज बनता है। बात समझ में आई मेरी? तो हमने क्या कहा था कि कोई भी मटेरियल में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो मैं ऐसे नहीं बोला था 9.5 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम चार्ज के बारे में बताते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है चार्ज के लिए, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, हम एक बार कुछ, जैसे मैंने बोला था ना, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर। तो मेथड ऑफ ट्रांसफर्स देख लेते हैं चार्ज के। ठीक है, उससे मेरे को और आसानी होगी कि कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स समझ सके। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, आपने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देखा होगा, कॉम्ब को सभी करते हैं एक्सपेरिमेंट, सभी मतलब सभी करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो कॉम्ब लिया होगा, कॉम्ब को हेयर से रब किया होगा और फिर पीस ऑफ पेपर लिए होंगे और पीस ऑफ पेपर को देखा होगा, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ग्रेविटी तो लग रही है लेकिन ग्रेविटी से ज्यादा वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो हाई होता है कंपेयर टू ग्रेविटी। ठीक है, तो चलो पहले एक बार ट्रांसफर देख लेते हैं, ये वाली फिनोमिना देख लेते हैं कि हमने रब किया तो ट्रांसफर कैसे हुआ चार्ज। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ एक एग्जांपल करेंगे सॉल्व,
ठीक है, तो पहले ये वाली फिनोमिना हम देख लेते हैं कि चार्ज कैसे ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। तो मैंने बोला चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। तो देखो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में देख लेते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स बाय विच चार्ज कैन बी ट्रांसफर, ठीक है। और हम जनरली मैं बताऊंगा नॉर्मली हम ये मेथड देखते भी हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 मेथड, फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकंड कंडक्शन एंड थर्ड इंडक्शन। तो देयर आर 3 मेथड्स by which charge can be transferred, friction, conduction and induction, ठीक है। there are 3 methods। अब इन 3 methods को स्टेप वाइज स्टेप हम देखते हैं और देखते हैं कैसे ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन में क्या होगा, देखो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। तो देखो ऐसे होता है, जैसे मान लो जैसे जब साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उन्होंने क्या पाया, जैसे मान लो एक तो ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड, और एक सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक है, एक सिल्क क्लॉथ लिया और एक ग्लास रॉड ली। तो इन दोनों को जब उन्हें रब किया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जैसे मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है या कोई मेटल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एवरीवेयर इन कंडक्टर। अगर मैं इसको हीट करूंगा, तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो उसी प्रकार मतलब हमने क्या किया, हीट दी, हीट देने से क्या किया, एनर्जी दी। जब हमने किसी मटेरियल को एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। उसी तरह जब मैंने इन दोनों को रब किया, ठीक है, एक तो ग्लास रॉड को और एक सिल्क क्लॉथ को, दोनों को रब किया, तो जिसमें जल्दी से इलेक्ट्रॉन जाता है, बाहर निकलता है कुछ एनर्जी देने पर, वो होता है ग्लास रॉड। तो यहां पे हुआ क्या, ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स जो थे बाहर चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहां पे चले गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गए, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहां पे, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए इस तरह से। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं, दैट मींस यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, हाँ या ना। यहां पे क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने पर क्या हुआ, ग्लास रॉड, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने पर रिजल्ट क्या निकला, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंपल, और ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा था एमपी की जो पीएमटी लगती थी उसमें 2003 में, एमपी पीएमटी 2003 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, एमपी पीएमटी 2003। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पहले अलग अलग होती थी ना पीएमटी की एग्जाम्स, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें यह पूछा गया था कि एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है, अगर इन दोनों को रब करेंगे तो कौन सा पॉजिटिव होता है। तो ग्लास जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, बिकॉज ग्लास में इजीली इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं थोड़ी सी एनर्जी देने पर, ठीक है। तो ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह एक चीज और पूछी जाती है, केवल इन दोनों में से पूछा जाता है, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, अगर हम बात करें एक प्लास्टिक की, ठीक है, प्लास्टिक और फर, अगर हम इन दोनों को रब करते हैं तो फर में से इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर जाता है और इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ
प्लास्टिक पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, और जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो प्लास्टिक जो था वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, ठीक है। नाउ फर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस यहां पे फ्रिक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा जाता है, पहला अगर मैं बात करूं जो ग्लास रॉड होता है, ग्लास रॉड को अगर मैं सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करता हूं तो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, और ग्लास में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज आ जाना, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहां पे सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक चीज ध्यान रखना, ये चारों जो चीजें हमने ली है, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, प्लास्टिक, फर, ये सभी इंसुलेटर्स हैं। तो जनरली फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो किसमें होता है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर दो तरह के मटेरियल होते हैं जनरली, कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर मतलब जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बहुत सारे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देयर आर टू एग्जांपल्स, वन इज ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह प्लास्टिक की मैंने बात की तो प्लास्टिक बिकम्स नेगेटिवली चार्ज और फर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो जब मैं दो ग्लास रॉड, अगर इन दोनों को रब कर दिया मैंने और मैं दो ग्लास रॉड को पास पास लेके आऊंगा, ठीक है, ये ग्लास रॉड है एक और ये भी ग्लास रॉड है, ठीक है, बोथ आर ग्लास रॉड्स। तो ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था। तो जब दो ग्लास रॉड्स को पास पास लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल। और इसी तरह अगर मैं देखूं प्लास्टिक और ग्लास रॉड को अगर मैं पास लेकर के आऊं, ठीक है, दिस इज ग्लास रॉड और दिस इज प्लास्टिक, तो प्लास्टिक पर तो नेगेटिव था, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव था, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट किए, ये दोनों रिपेल किए। एक और एग्जांपल होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर मैंने कॉम्ब लिया और कॉम्ब को यहां पे रब किया तो क्या होगा, कॉम्ब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहां से कॉम्ब पर चले जाएंगे। बात समझ में आई। तो ये था फ्रिक्शन से चार्ज को ट्रांसफर हमने करना देखा। ये दोनों एग्जांपल एज इट इज याद रखना बेटा, ठीक है। और जनरली ये इंसुलेटर में होता है ट्रांसफर करने का तरीका। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं दूसरा, दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊं कंडक्शन का। सोचो अगर आपने एक वायर को पकड़ रखा है जिसमें करंट है, मतलब स्विच चालू है और वायर को आपने पकड़ लिया, क्या होगा, करंट आ जाएगा। करंट आने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये वायर है और ये कोई पर्सन है, ठीक है, और इसने वायर को कोई पकड़ लिया इस तरह से, ठीक है, करंट यहां पे करंट फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, करंट इसमें से चली जाएगी क्या, अर्थ में, हाँ है ना, अर्थिंग, दैट इज द रीजन हम अर्थिंग करवाते हैं, ठीक है। तो करंट क्या होगी, इसमें चली जाएगी, मतलब करंट कंडक्ट कर गई, इसने चार्ज को कंडक्ट करवा दिया, मतलब क्या हुआ, इसने जैसे ही चार्ज को पकड़ा वो चार्ज इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। ये एग्जांपल होता है कंडक्शन का। तो और अच्छे तरह हम देखें इसको, कंडक्शन वाले एग्जांपल को, तो देखो मैं क्या बताता हूं, एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो दिस इज एक कंडक्टर, ये क्या है बेटा, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दिस इज कंडक्टर, और जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेट अस अज्यूम एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से एक कंडक्टर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, दूसरा जो कंडक्टर है न्यूट्रल,
न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक समान है, मतलब इसमें कोई भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को उठाया और इसके पास लेकर के गया और इसको टच करवा दिया इस तरह से, टच, ठीक है, इसको टच करवा दिया। जैसे ही मैंने इसको टच करवाया, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, ठीक है, सम पॉजिटिव चार्ज। ये कितना पॉजिटिव चार्ज यहां आया वो हम बाद में देखेंगे, वहां पे एक टेक्निकल टर्म्स आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब तक कि सेम ना हो जाए तब तक। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ या ना, बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब तक यहां पे सेम ना हो जाए। पॉजिटिव चार्ज यहां पे फ्लो हुआ, इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, बिकम्स लेस पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो गया। पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने से यहां पे क्या हो गया, ये जैसे मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, कुछ भी, जैसे मान लो प्लस का 10 कूलम यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने क्या किया, मैंने इसको टच करवा दिया, जैसे इसको टच करवाया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पे फ्लो हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम साइज, सेम शेप, सेम मटेरियल के होंगे तो आधा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। अभी ये समझने की कोशिश करो, केवल आधा, क्योंकि आधे में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल मतलब लेवल सेम हो जाएगा, ऐसे मान के चलो, क्योंकि पोटेंशियल की हम बात करेंगे जब चैप्टर में अंदर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जो सिचुएशन मेरे पास आई, ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, पहले ज्यादा था, अब ये कंडक्टर B, ये कंडक्टर A, और ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेस पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पे टोटल 10 कूलम चार्ज था, कितना था, 10 कूलम चार्ज था, तो अगर सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, तो यहां पे 5 कूलम हो जाएगा, यहां पे भी 5 कूलम हो जाएगा। अगर सेम साइज, सेम शेप के नहीं हुए तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जैसे मान लो यहां पे 3 कूलम हो गया, यहां पे 6, यहां पे 7 कूलम हो गया। 7 कूलम क्यों बोला मैंने, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज हमेशा 10 कूलम ही रहेगा जो यहां पे था, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। तो बात समझ में आई, इस तरह से चार्ज का ट्रांसफर हुआ। दैट मीन्स कंडक्शन में चार्ज का ट्रांसफर कैसे हुआ, चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ टचिंग, ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफर बाय मीन्स ऑफ टच, ठीक है। चार्ज इज ट्रांसफर बाय मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, इस तरह से चार्ज का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो बात समझ में आई, पहला तो फ्रिक्शन, पहला मेथड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में भी कांटेक्ट था, लेकिन वहां पे कांटेक्ट था जनरली इंसुलेटर्स का, और यहां पे कांटेक्ट है जनरली कंडक्टर्स का। क्या इंसुलेटर को भी इस मेथड से चार्ज किया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो होंगे ही होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रिक्शन में क्या था, जब हमने दो मटेरियल को रब किया तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा हमने क्या किया, कंडक्शन, जब हमने एक दो बॉडीज को टच करवाया, आपस में कांटेक्ट में लेकर के आए दो कंडक्टर्स को, तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो गया। कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये मैं बात कर रहा हूं बार बार एक वर्ड की, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। अभी आप केवल इग्नोर कीजिए इस वर्ड को, बिकॉज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेटली इस वर्ड को पढ़ने में 3 लेक्चर हमारे लगेंगे, ध्यान रखना, 3 लेक्चर बता रहा हूं पोटेंशियल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो ये थे दो मेथड्स किस पे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज पर बेस्ड।
ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो तीसरा मेथड इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज इज ट्रांसफर्ड विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इंडक्शन एक ऐसा मेथड है। थर्ड मेथड इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज इज ट्रांसफर्ड विदाउट कॉन्टैक्ट। अगर हम बिना किसी कॉन्टैक्ट के चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो वो होता है इंडक्शन। आपने एक चीज जनरली सुनी होगी, अगर कोई ऐसे एरिया में रहता है जैसे स्ट्रीट लाइट होती है, वहां पे जो लाइन होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली वो बिल्कुल नजदीक होती है अपने पास में, उसकी हाइट होती है जनरली 5 to 7 मीटर्स। लेकिन अगर मैं और हाई वोल्टेज की लाइन की बात करूं, हाई वोल्टेज मतलब जैसे 220 केवी, 400 केवी, आप जब ट्रेवल करते होंगे तो साइड में देखते होंगे बड़े बड़े टावर्स होते हैं, बड़े बड़े, और उस पे बहुत ही ऊंचाई पर वायर्स लगे होते हैं। वो इतनी ऊंचाई पर वायर क्यों लगाए जा सकते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, ताकि उनसे चार्ज इंड्यूस ना हो जाए जब हम उसके नीचे जाते हैं तब, ठीक है। बात समझ में आई? तो दैट इज द रीजन फॉर सेफ्टी पर्पस वो वायर 30 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है ना। क्यों लगाए जाते हैं, ताकि चार्ज इंड्यूस ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब वो वायर होगा बहुत ज्यादा ऊंचाई पर और यहां पे कोई पर्सन होगा तो यहां पे चार्ज इंड्यूस होने का खतरा रहता है। दैट इज द रीजन वो वायर ज्यादा हाइट पे लगाए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर में क्या कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रली नहीं होता, टोटल चार्ज 0 होता है, बिकॉज जितना नेगेटिव होता है उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होता है ना, उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है यहां पे। सोचो, जब मैंने इसको पास लेकर के आया, इसके पास लेकर के आया, टच नहीं करवाया, जस्ट इसको मैं रॉड को पास लेकर के आया, यहां पे हुआ क्या, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वो पॉजिटिव चार्ज तो दूर भाग जाएगा, और भाई जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज दूर भाग गया, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। बात समझ में आई आपके? एक न्यूट्रल कंडक्टर है, जब मैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एक रॉड को इसके पास लेकर के गया तो बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव जो चार्ज था वो तो दूर भाग गया, और जो नेगेटिव चार्ज था वो इस तरफ आ गया, ठीक है। अब मैं क्या किया, यहां पे दूसरा कंडक्टर है बी, अब बी को मैंने इस कंडक्टर को इस पे टच करवाया, तो टच करवा के पॉजिटिव चार्ज तो मैंने इस पर ले लिया, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज इस पर ले लिया बाय मींस ऑफ कंडक्शन, ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बाय मींस ऑफ कंडक्शन। देखिए ये कैसा आया, बाय मींस ऑफ कंडक्शन। और क्या बच गया बेटा यहां पे इस गोले पर, केवल और केवल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमने बिना कांटेक्ट के, ये इंडक्शन वाली प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस क्या है, इंडक्शन, और ये वाली प्रोसेस क्या है, कंडक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस है इस तरह से। बात समझ में आई? तो इंडक्शन से इस तरह से चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है,
ठीक है, बात समझ में आई, हाँ या ना? टोटल चार्ज अभी भी जोड़ोगे तो सेम ही आएगा जितना इस पर था और जितना इस पर था, बिकॉज चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये मेथड है इंडक्शन से। तो इंडक्शन वाले मेथड में क्या होता है, चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है जिसमें कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना? अरे बात समझ में आई ना? जहां पे कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती वो इंडक्शन है, जहां कांटेक्ट से चार्ज ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन है। फ्रिक्शन मतलब रबिंग। ठीक है, बात समझ में आई? तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर जो हमने देखे डिटेल में। ठीक है, बात समझ में आई? तो ध्यान रखना इस तरह से मेथड्स होते हैं। हालांकि इन पर बेस्ड कभी नीट की एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल एक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है जो मैंने आपको बताया। जेई में तो वैसे सवाल ही पता नहीं होता इनमें से क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सिंपल सी एक थ्योरी थी जिसको आपको केवल रीड करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये चार्ज मेथड के ऊपर कुछ एक थ्योरी थी। अब बात आती है कि अब कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ भाई अब कुछ एक क्वेश्चंस का आंसर दो मुझे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, जैसे मान लो दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर मैंने इसको कांटेक्ट करवाया, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, व्हेन बॉडी ए विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड इफ कांटेक्ट विथ बॉडी बी, देन व्हाट विल हैपन विथ चार्ज एंड ऑल्सो मास। ठीक है, अभी तक मैंने चार्ज का ही बताया, मास का क्या होगा? देखो आप बोलोगे टच करवा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फ्लो हो गए। ठीक है, टच करवाने पर इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले गए। ठीक है, टच करवाने पर इलेक्ट्रॉन्स कहां पे चले गए? बॉडी बी में चले गए। अब इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता है, बिल्कुल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 9.1 इंटू 10⁻31। बहुत कम है, मास होता है लेकिन बहुत कम, वेरी लेस, लेकिन होता तो है। कम तो होता है लेकिन होता तो है। बात समझ में आई? मास कम होता है लेकिन होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स ए से बी में ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? बी ए इज लेस नेगेटिव, नाउ बी इज नेगेटिव बिकॉज पहले न्यूट्रल था, अब नेगेटिव हो गया क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे ट्रांसफर हो गए। हाँ या ना? बात समझ में आई? तो उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से इलेक्ट्रॉन का मास 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहां पे 10 नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, और मास भी ट्रांसफर हुआ। कितना मास? 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। इसका मतलब मास ऑफ ए बिकम्स लेस, मास ऑफ ए डिक्रीजेस एंड मास ऑफ बी इंक्रीजेस। ठीक है, ये हुआ चार्ज और मास के साथ। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या था मेरा? सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि 2 स्फीयर्स हैं, 2 मटेरियल्स हैं, एक न्यूट्रल दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड। व्हेन दे आर कांटेक्ट विथ बी, व्हेन ए इज कांटेक्ट विथ बी, then B becomes negatively charged, A becomes less negative। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से मास ऑफ A डिक्रीजेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से उठ करके यहां पे चले गए तो इसका मास तो कम हो गया और इसका मास बढ़ गया। ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आई?
ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन बार बार आपने देखा होगा, कॉम्ब एंड पेपर फिनोमिना। एक्सप्लेन कॉम्ब पेपर फिनोमिना। ठीक है, क्या होगा देखो, जैसे ही मैंने बेटा ये कॉम्ब है, ठीक है, और ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, एक्सप्लेन करो इसको क्या होगा। तो मैंने जैसे ही कॉम्ब को यहां पे रब किया, कॉम्ब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। कॉम्ब क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। अब पेपर के साथ क्या करेगा, कैसे होगा? अब देखो, ये जो पेपर है ना, पेपर में वापस दो साइड हो गई। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं अगर पेपर को, तो ये पेपर हो गया, जस्ट अज्यूम करो पेपर ये हो गया, पेपर पीस, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो जैसे मैं इसको इसके पास लेकर के गया, ये साइड तो हो गई पॉजिटिव, ये साइड हो गई नेगेटिव। पहले क्या था फिनोमेना, कॉम्ब को रब किया, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर मैं इसको इसके पास लेकर के गया, बिकॉज ऑफ इंडक्शन दिस साइड बिकम पॉजिटिव, दिस साइड बिकम नेगेटिव। नाउ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट होगा। क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। तो ये फिनोमिना होती है जब हमने कॉम्ब को रब किया और पेपर के पीस के पास में लेकर के गए, दिस इज द फिनोमिना। क्या दो फिनोमिना हुई इसमें, फर्स्ट फ्रिक्शन हुआ, फिर इंडक्शन हुआ, ठीक है, तो ये फिनोमिना हुई। नेक्स्ट, तो ये था सेकंड क्वेश्चन थ्योरेटिकल। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके बारे में जानना है मुझे। तो मैंने देखा अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो टोटल इंटीजर्स ही होंगे, कुछ ना कुछ, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, होंगे तो नंबर इंटीजर्स में ही ना। नाउ अब देखो कितने कूलम्ब चार्ज में, 1 कूलम्ब चार्ज में। तो Q की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 1 कूलम्ब। तो Q की वैल्यू मैंने रख दी 1। वी हैव टू कैलकुलेट N, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट N, ठीक है, बात समझ में आई। तो N E, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N बिकम्स 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इतनी आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रखें इसको, क्या 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने। बात समझ में आई ना। 1 कूलम्ब चार्ज में अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जनरली ये तो क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है, क्या कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो हमने कैलकुलेट कर लिए 6.25 इंटू 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3, एक चार्ज पर बेस्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो जैसा मैंने कहा था कि प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद में, कल के लेक्चर के बाद में आपको एक डीपीपी दे दी जाएगी, चार्ज पर बेस्ड, ठीक है, डीपीपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कल के लेक्चर के बाद में, ठीक है, सॉरी इस लेक्चर के बाद में एक डीपीपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑन बेस्ड ऑफ चार्ज, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना,
ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जनरली इस तरह का क्वेश्चंस घुमाने वाला क्वेश्चंस होता है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखो। इफ ए सॉलिड हैज 10^22 atoms and 1 electron is removed in each 0.01% of atoms, then find charge। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या है। अगर किसी मटेरियल में इतने एटम है और इतने में से, इसके में से इतने, प्रत्येक 0.01% में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया है, तो पहले तो हम ये फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर गए, ठीक है, लॉस्ट। क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर गए, 0.01 इंटू 10^22/100, इतने एटम्स बाहर गए। और इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना है, 10^18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 10^18 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए मटेरियल में से। अब सोचो कितना चार्ज आएगा, क्या चार्ज आएगा। सोचो एक स्फीयर है, जैसे मान लो एक मटेरियल है, अब इस मटेरियल में से एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बाहर निकाल दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई क्या, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इसका मतलब कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव, प्लस का 1e के बराबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इसका मतलब Q बराबर 1e, इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इस पर चार्ज आ गया। सोचो यही चीज मैं बोलता कि 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए गए तो टोटल चार्ज कितना आ जाता, प्लस का 10e, मतलब 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले गए हैं, 10^18 इलेक्ट्रॉन्स, तो Q बराबर Ne। इसका मतलब 10^18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आंसर कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻1 कूलम, इसका मतलब 0.16 कूलम। इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद इतना चार्ज आया प्लस का, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा चार्ज की प्रॉपर्टीज को आगे एक्सटेंड करते हुए ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। चार्ज ट्रांसफर करने के कितने तरीके होते हैं, पहला फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। फ्रिक्शन में चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा बाहर, वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कंडक्शन में चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, जब दो चार्ज्ड बॉडीज को हम टच करवाते हैं या एक न्यूट्रल एक चार्ज बॉडी को हम टच करवाते हैं तो जो चार्ज था जिसपे, उसमें से फ्लो हो गया जिसपे चार्ज नहीं था। कॉन्टैक्ट से इंडक्शन में व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ नो कॉन्टैक्ट, जब हम किसी बॉडी को पास में लेकर के आते हैं तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है इंडक्शन मेथड में। उसके बाद हमने कल और आज के लेक्चर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। इन क्वेश्चन से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आपको सॉल्व करना है अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत पूछना है। क्लास के बाद आपको एक डीपीपी प्रोवाइड कर दी जाएगी, इन दोनों क्लास को ध्यान से देखो और उस डीपीपी को सॉल्व करो। डीपीपी में टोटल क्वेश्चंस 20 के समथिंग होंगे।
अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 100% कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, इतनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं, कल मिलते हैं हम, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो चैप्टर अब स्टार्ट होगा, ये बेसिक था, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, चैप्टर तो अब स्टार्ट होगा मेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट कूलम्ब्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।